नमस्कार, मनी नाइन की इस खास पेशकश इकोनॉमिकम में आप सभी का स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से अर्थात पर चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि इकोनॉमिकम किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अर्थात पर चर्चा होगी हर बार की तरह, और इस बार अर्थात का विषय हम सभी के बहुत करीब है। अर्थात के बाद आपसे इनकम के मुद्दे पर बातचीत होगी, उसके बाद अंशुमान जी से आपके सवालों के जवाब लिए जाएंगे, और इस बार इकोनॉमिकम में किस्तों के सिक्के पर भी एक अपडेट है जिसके बारे में अंशुमान जी आपको जानकारी देंगे। और अंत में हमेशा की तरह हम अंशुमान जी से पूछेंगे कि कौन सी किताब पढ़ी जाए या फिर वेब सीरीज देखी जाए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अंशुमान जी के पास और अर्थात पर चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी अंशुमान जी ने इस बार के अर्थात की शुरुआत एक रोचक कहानी के साथ की है। सर, आज कौन सी कहानी सुना रहे हैं सर? विपुल इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। इस बार इकोनॉमिकम में हमारे साथ विपुल हैं, आमतौर पर शुभम होते हैं, शुभम यात्रा पर हैं। और इस बार का अर्थात लिखने की प्रेरणा एक परिवार में सामान्य चर्चा से निकली। एक जगह हम बैठे हुए थे और उस चर्चा में ये बात निकल कर आई, जहाँ से मुझे लगा कि हम इस विषय पर बात करें इकोनॉमिकम में, क्योंकि ये बात हमारे आसपास घट रही है। घरों में ऐसी चर्चा आमतौर पर आपने सुनी होगी। पात्र और चरित्र आप अपने हिसाब से रख के सोच सकते हैं कि ये चर्चा मेरे साथ आई। हम एक लोगों से बात कर रहे थे तो उनके घर में उनके मामा मामी आए हुए थे और बेटे ने नया घर बदला था, किराए पे मकान में था, तो उसमें में बैठे हुए थे। तो मामी ने आते ही कहा कि भाई अब कितने दिन हो गए, तो कब तक खाना बदोश रहेगा भाई, तो अब तो अपना मकान खरीद ले, किराए के मकान में ही रहते रहते इतने साल बीत गए। तो जो लड़का जिससे उन्होंने कहा था, जो हमारे परिचित थे उनके बेटे से, तो वो थोड़ा मुस्कराया। उसने मामी से कहा आप चाय वाय पीजिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मामा भी साथ में थे। मामा को लगा कि मामी की बात हल्के में ले रहा है भाई, उसको गंभीरता समझ में नहीं आ रही। तो मामा ने अपना जो आजमाया हुआ फार्मूला था, वो चाय का प्याला रख के और उस पर चिपका, उससे कहा कि भाई देख, जितना किराया तू देता है ना, उतना बैंक कर्ज की किस्त हो जाएगी और मकान ये तुम्हारा हो जाएगा। ये फार्मूला आमतौर पर मकान खरीदने के लिए हमेशा बताया जाता। तो मामा ने वो फार्मूला अपना बताया था। अब वो जो जिससे बात हो रही थी आयुष से, उन्होंने कहा किस बात का इंतज़ार है, बैंक से कर्ज लो, जितना किराया दे रहे हो उतने किराए में तो तुम्हारा मकान हो जाएगा। तो तब आयुष ने कहा कि मामा ये जो होम लोन बनाम किराए वाला जो हिसाब किताब है ना, ये पुराना हो गया है, ये गणित अब चलती नहीं है। अब ना तो मकान सस्ता बचा और ना कर्ज सस्ता बचा, दोनों चीज़ें नहीं थी। ये आप जिस ज़माने के गणित बता रहे थे आज से 15-16 साल पहले की, कि मकान के किराए के बराबर कर्ज की किस्त से मकान हो जाता है। तो वहाँ उसका जो इससे बात हो रही थी आयुष से, उसका दोस्त भी बैठा था। उसने कहा भाई तू मत लेना मकान, किसी की मत सुनना। मेरे मौसा 5 साल से कर्ज की किस्त दे रहे हैं, मकान आज तक नहीं मिला है, फ्लैट का पोजीशन आज तक नहीं है, फ्लैट फंसा हुआ है, बिल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया है और मुकदमेबाजी की समस्या है। रोज़ मुश्किल होती लेकिन कोई मकान दिलवा के नहीं दे रहा है। मकान लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब मामा को ये बात, तो मामा को पता नहीं था कि ये सब चल रहा है, तो उन्होंने अपना बात इधर उधर घुमा के मौसम की चर्चा शुरू कर दी। लेकिन जो चर्चा थी परिवार में चाय पर हो रही थी, इस चर्चा में हमें दो तीन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर हमारे सामने आए, जिन तथ्यों को हम करीब से भारत की जीडीपी रिकवरी के तौर पे देख रहे हैं। हमारे दिमाग में हमारे सामने ये आंकड़े हैं कि भारत में कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में उतनी स्थायी रिकवरी नहीं दिखाई दी जितनी आनी चाहिए थी। पेंट अप डिमांड आई और ख़त्म हो गई। क्यों ये कहा जा रहा है कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर जो है वो 6% के आसपास रहेगी? 8-9% तो बहुत दूर है, 6% से भी नीचे आ सकती है। अगर आप इन सवालों का मतलब समझना चाहते हैं तो आपको ये जो आयुष है, जो मकान के खरीद पर बात कर रहा था, और उसका दोस्त जिस बात को लेकर बेचैन था, उसे समझना पड़ेगा। तो तब हमें समझ में आएगा कि भारत की जीडीपी में दरअसल कौन सा, जीडीपी के पैर में कौन सा पत्थर बंधा है। जब हम आयुष की इस बात को सुन रहे थे परिवार में, तो मेरे दिमाग में एनरॉक कंसल्टेंट की ताज़ी रिपोर्ट आई, उसका आंकड़ा मुझे याद आया। एनरॉक ने बताया कि 2022 के अंत में, यानी दिसंबर में, भारत के जो 7 बड़े शहर हैं जहां सबसे बड़ा मार्केट है हाउसिंग का, मकानों का, वहां 6.30 लाख घर खाली पड़े हुए हैं। बने हुए 6.30 लाख घर खाली पड़े हैं और इनमें 27% ऐसे मकान हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग, किफ़ायती घरों की कैटेगरी में आते हैं, यानी बजट में, मध्य वर्ग के बजट में आने वाले सस्ते मकान हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए
एक मिनट के लिए अगर आप किसी बड़े शहर के आसपास, दिल्ली या मुंबई या पुणे, बैंगलोर जैसे शहरों के आसपास रहते हैं, तो अपने शहर की सीमाओं के आसपास के दृश्य को देखिए। आपकी आंखों के सामने बनी, अधबनी, खाली तमाम भुतही सी इमारतें दिखाई देंगी जो आपको पूरे शहरों के आसपास फैली हुई हैं, खाली खड़ी हुई हैं, और वर्षों से आप वहाँ से निकल रहे हैं और उनको वैसा ही देख रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन इमारतों में मंदी की मशीनें लगी हैं। इन इमारतों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज ग्रोथ की जो कृपा है वो इन्हीं इमारतों में अटकी है, और यही वो इमारतें हैं जिन्होंने इसे फंसा रखा है। मतलब आप ये मान के चले कि इसमें जो हर अनबिका मकान है, एक ऐसा मकान जो नहीं बिका है, वो एक छोटी मंदी है, एक छोटा रिसेशन है। और अगर ग्राहकों का इंतजार करते हुए मकान घूम जाए, बिकने लगे, तो शायद अर्थव्यवस्था का पहिया घूमने लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या इस सेक्टर में वाकई में इतनी ताकत है सर कि ये पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया ही घुमा दे? हाँ, और ये बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है जानने के लिए। जब हम आपसे ये सवाल जो विपुल ने पूछा विपुल के का सवाल बहुत सारे लोगों को आश्चर्यजनक लगता है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनको मकान खरीदने की क्षमता ही नहीं है, बहुत सारे लोग किराए पर रह रहे हैं, उनके पास लोन लेने की क्षमता नहीं है। तो क्या ये इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार है भारत में कि हाउसिंग का और रियल एस्टेट के बाजार में इतनी बड़ी ताकत है कि पूरे अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमा सके? हम इसके लिए एक बेहद दिलचस्प अर्थशास्त्री की तरफ आपको ले चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं। एक इकोनॉमिस्ट हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम एडवर्ड लीमर है। एडवर्ड लीमर ने रियल एस्टेट और इकोनॉमी के, हाउसिंग और इकोनॉमी के हिस्से को हमारे आधुनिक अर्थशास्त्रियों में सबसे बेहतर और दिलचस्प ढंग से समझा था। और लीमर ने जो बताया उससे हमें भारत की आर्थिक उलझन की नब्ज समझ में आती है। तो ये सवाल कि भारत में मकान केवल इतने बड़े हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को घुमा सकते हैं, हाँ देखिए, लीमर कहते थे कि जब इकोनॉमी के सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश की जाती है, तो रियल एस्टेट के इम्पैक्ट को कोई भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये नहीं माना जाता कि रियल एस्टेट इतना बड़ा इम्पैक्ट, हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल की, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, हम बात करते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग की, हम रियल एस्टेट को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, हम मकानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, हाउसिंग को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। जबकि दुनिया के इतिहास में जो 11 मंदियां आई, उनमें से 8 रियल एस्टेट मार्केट से निकली। 11 जो 11 रिसेशन से, उनमें कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट 8 में शामिल था। तो या तो रियल एस्टेट मार्केट से मंदी शुरू हुई या रियल एस्टेट मार्केट में जाकर खत्म हुई। जापान की मंदी रियल एस्टेट मार्केट से शुरू हुई और जापान की मंदी रियल एस्टेट मार्केट के बस्ट में जाकर खत्म हुई। 2008 की क्राइसिस कहाँ से निकली? रियल एस्टेट मार्केट से निकली और उसके बाद बैंकों में जाकर फटी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लीमर की किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ हाउसिंग, और इसमें उन्होंने रियल एस्टेट और हाउसिंग के अर्थव्यवस्था से रिश्ते को बहुत करीब से समझा था और ये बताया था कि किसी भी इकोनॉमी में अचल संपत्ति की, रियल एस्टेट की मांग उस इकोनॉमी में समग्र विकास से आती है और बाद में यही मांग विकास उस अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में योगदान करती है। ये एक ऐसा सेक्टर है और बहुत ही यूनिक सेक्टर है। इस तरीके का सेक्टर पूरी अर्थव्यवस्था में कोई दूसरा नहीं है जो पहले ग्रोथ से निकलता है और फिर ग्रोथ को ताकत देता है। आप जब एक मकान खरीदते हैं तो उससे पहले आपके पास एक इनकम होनी चाहिए, आपके पास बैंकेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कर्ज लेने और कर्ज चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। पर जैसे आप मकान खरीद लेते हैं वैसे ही आप कम से कम 1 दर्जन और उद्योगों को मदद करने लगते हैं। आप सामान खरीदते हैं, आप पर्दे खरीदते हैं, आप कर्टन खरीदते हैं, आप एसी खरीदना शुरू करते हैं, आप घर में रहने के लिए लेब के लिए उस सोसाइटी की इकोनॉमी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, उसके आसपास की दुकानों में शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, वहाँ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो आपने पहले अपनी कमाई से मकान खरीदा और उस मकान के साथ ये कहा जाता है भारत में और अर्थव्यवस्था में कि हर बिकने वाला एक मकान एक छोटी इकोनॉमी है, उसके साथ एक छोटी सी इकोनॉमी ग्रो करती है। लीमर ने इस सिद्धांत को स्टेटिस्टिकली आंकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश की थी। अब आप यहां उस मशीन की कल्पना कीजिए जिसकी अर्थव्यवस्था के बारे में कल्पना की जाती है। एक बड़ी मशीन की कल्पना कीजिए जिसमें एक छोटा सा पहिया होता, बाकी पहिए सब बहुत बड़े बड़े होते हैं पर एक ही छोटा सा पहिया होता, उसमें कई दांत लगे हुए होते हैं और उस पहिए के पीछे एक छोटा सा गियर लगा होता। उसको आप केवल ऐसे घुमा दीजिए छोटे से पहिए को, तो वो छोटा पहिया उसके बाद बड़े पहिए को घुमाता है, फिर उसके बाद बड़े पहिए को घुमाता है। तो एक सिंगल छोटा सा गियर, एक छोटी सी मशीन ह्यूज बड़े व्हील वाले मशीन को चला सकती। मैकेनिक्स का यही सिद्धांत है। तो ये माना जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर भले ही देखने में बहुत बड़ा ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था में तो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है।
अगर आप अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें, हम आपको आगे बताएंगे कि कितना बड़ा है, तो आपको दिखता हो कि भारत में बहुत कम लोग मकान खरीदने की क्षमता रखते हैं। आपको दिखता हो कि भारत में बहुत सारे लोग, बहुत कम लोगों के पास मकान का कर्ज लेने की क्षमता है। लेकिन ये वो सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा पहिया जिसके कई दांत हैं, और इस दांत के पीछे डिमांड का लीवर लगा हुआ। अगर ये घूमना शुरू करेगा तो इसके आगे स्टील का पहिया लगा है, वो घूमना शुरू करेगा। फिर स्टील के पहिए से सीमेंट का पहिया लगा है, वो घूमना शुरू करेगा, और सीमेंट के साथ पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड का पहिया घूमेगा। तो क्या इसी वजह से भारत की ग्रोथ का पहिया रुक गया है? हाँ, और ये बात लीमर की बात सच लगती है, क्योंकि लीमर ने जो कहा, जब हम आंकड़ों के भीतर देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपको लगेगा कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बढ़ाकर बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, इसकी भूमिका को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पहिया है, कितने लोगों में मकान खरीदने की ताकत है। लेकिन आप दूसरे तरफ से इसको देखने की कोशिश करिए, हम दूसरे तरफ से पकड़ते हैं इस चीज़ को। आपको मालूम है भारत में दो जो सबसे ज़्यादा सेक्टर, उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, वो कौन से हैं? कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल। ये दो ऐसे सेक्टर, सरकार को ये पता है कि इनकी संख्या सबसे कम है, कार खरीदने वालों की क्षमता सबसे कम है, मकान खरीदने वालों की क्षमता सबसे कम है। भारत की पूरी आबादी में 12-13 करोड़ अगर कंज्यूमर हैं, तो उन कंज्यूमर्स 12-13 करोड़ में भी अपने मकान रखने वाले कंज्यूमर तो और भी कम होंगे, कार वाले कंज्यूमर तो और भी कम होंगे। लेकिन इन दोनों पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, क्योंकि इकोनॉमी में जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इकोनॉमी में जो डिमांड बढ़ाने की क्षमता है, वो इन दोनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इन पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। गाड़ी में हर चरण पर, गाड़ी खरीदने से लेकर सर्विस तक और पेट्रोल भरवाने तक और टोल तक तरह तरह के टैक्स लगते हैं। और रियल एस्टेट सेक्टर पे तो असंख्य टैक्स हैं, ज़मीन खरीदने से लेकर ज़मीन बेचने तक, मकान बनवाने से लेकर जीएसटी तक, फिर बाद में सोसाइटी में रहने पर जो आप सर्विस देते हैं, सर्विस चार्ज देते हैं, हर तरीके के टैक्सेस हैं। अब आंकड़ों से समझें, 2000 का डिकेड जब को याद करें, 2000 का दशक, जब भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, हमारे आपके हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे अच्छा दौर वो था। उस वक्त इंडिया के में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा था इंडस्ट्री में, विपुल, उसमें 60% इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन में होता था। ये गवर्नमेंट के, ये सरकारी आंकड़े, 60% का इन्वेस्टमेंट, टोटल जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता था, उसको कंस्ट्रक्शन में हो रहा था। 2012 के बाद से ये निवेश गिरना शुरू हो गया। अब आप कभी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के विकास दर को और कंस्ट्रक्शन में निवेश को पैरेलल देखें तो आपको दिखाई देगा कि 2012 में इसमें गिरावट आना शुरू हुई और मशीन धीमी पड़ने लगी। कोविड से पहले का जब साल आया 2019 का, 2018-19 में, तो भारत के कुल निवेश में, कुल टोटल निवेश, चाहे वो सरकार करती हो या प्राइवेट सेक्टर करता हो, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, उसमें कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट का हिस्सा 60% से घट के 53% रह गया। और इसलिए जब हम कोविड में प्रवेश कर रहे तब तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने 7 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर कोविड की मंदी आई और हम कोविड की मंदी के गर्त में चले गए। और वहाँ जब कोविड में प्रवेश करते समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट थी, उस दौरान भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो निवेश था वो एक डिकेड के लोएस्ट लेवल पर था, पिछले 10 साल के न्यूनतम स्तर पर खड़ा था। थोड़ा और करीब से देखें, 2018 में जो आवासीय और गैर आवासीय दो हिस्सों में बांटा जाता है, हाउसिंग और नॉन हाउसिंग सेक्टर में रियल एस्टेट में निवेश को का आकलन किया जाता है। 2018 में जो हाउसिंग और नॉन हाउसिंग दोनों सेक्टर थे, उनमें निवेश की दर घट के 6 से 7% रह गई, जो ठीक एक डिकेड पहले 12% थी। यानी मकान बनाने में भी निवेश कम हो रहा था, कंपनियां भी निवेश कम कर रही थी, सरकार भी निवेश कम कर रही थी कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग में, और प्राइवेट सेक्टर भी कम कर रहा था। और यहीं से रियल एस्टेट की या हाउसिंग की वो कुख्यात मंदी शुरू होती है, जो कोविड से पहले आ गई थी। कोविड के दौरान इसमें और ज़्यादा मुश्किल आई, क्योंकि कोविड मकान बिकना और ज़्यादा बंद हो गए, लोगों की इनकम्स टूट गई और लोगों मांग खत्म हो गई। 2019-20 में का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकारों में जो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ने की स्पीड 19% थी एक दशक के पहले, वो 2019-20 में घट के 7% रह गई स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शंस का। स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन स्टेट अवे बताता है कि हाउसिंग और रियल एस्टेट की गतिविधि किसी राज्य में कितनी अच्छी है। स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन में गिरावट आई। अब यहाँ और करीब से इसको और दूसरी तरफ से देखें, हमने आपको टैक्स के नज़रिए से देखा, अब हमने देखा इसकी प्योर इकोनॉमी के आंकड़ों से। अब तीसरे तौर से देखें, भारत में खेती के बाद रोजगारों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भवन निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलती हैं हाउसिंग में बनाने में। 2012 का आंकड़ा बताता है कि इस उद्योग में 5 करोड़ लोगों को काम मिला था, 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ था। 2000 में करीब 1.7 करोड़ लोग काम करते थे। 2012 में जब यहाँ गिरावट शुरू होती तब तक 5 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे थे। करीब भारत में जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, कामगार हैं अलग अलग श्रेणी के, उसमें से
11% के आसपास लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते थे। 2016 के बाद, जो हमने बताया कि 2016 के बाद एकदम निवेश घटना शुरू हुआ, हाउसिंग में मकानों की मांग टूटना शुरू हुई, गिरावट शुरू हुई और यहाँ से रोजगार घटना शुरू हुए। और 2017-18 में भारत की बेकारी दर, बेरोजगारी दर 6.1% पे पहुंच गई, जो 45 साल का सबसे ऊपर स्तर था। 45 साल 45 का सबसे ऊपर स्तर था 2018 में। हम अब ये गिरावट आपको दिखाई देती, तब आपको लगता है कि अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर को हम इतना, या हाउसिंग को इतना कम मानते हैं, बट ये है वो दांत वाला पहिया। इसने 3 हिस्सों को एक साथ खत्म किया, रोजगार को खत्म किया, बाजार में डिमांड को खत्म किया और ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की विकास दर फिर उसके बाद 8% की तरफ वापस कभी नहीं लौटी। 7.5%, 8% की तरफ वापस कभी नहीं लौटी, अगर बेस इफेक्ट को हटा दिया जाए तो। और उसकी वजह थी कि ये जो छोटी सबसे इंपॉर्टेंट गियर था, ये गियर रुक गया था। ये चीज़ आपसे समझना चाहेंगे सर, हम अभी देख रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर इतनी तेज़ी देखने को मिले, स्टॉक मार्केट के अंदर करोड़ों के मकान बिक रहे हैं, डीएलएफ के आंकड़े आ रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के। ये फिर ये पिक्चर, एक पिक्चर आप बता रहे हैं, एक पिक्चर ये लोग बता रहे हैं कि लोग करोड़ों के मकान, लग्जरी फ्लैट ज़्यादा बिक रहे हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? और ये और भी दूसरी असंगति है जिसे समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे इस वक्त पर चर्चा करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया, जो अगर आप माने कि एक विशाल जगरनट है, उसका पहिया कहाँ धंस चुका है, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों को भी समझना जरूरी है। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर से इस समय 3 तरीके की हेडलाइन निकल रही हैं, 3 तरीके की सुर्खियां निकल रही हैं, और तीनों एक किस्म की भूल भुलैया हैं। एक दिशा में अगर आप जाएं तो आप भटक सकते हैं। पहली हेडलाइन क्या है? 2022 के अंत में भारत में के 7 शहरों में 6.30 लाख घर खाली पड़े थे। अब अगर घर बिक रहे हैं तो फिर ये खाली क्यों पड़े हुए हैं? ये भी ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये इतनी परेशान है सरकार इनको लेके कि सरकार ने आरबीआई से कहा है कि बैंकों से कहे कि वो इन पे टॉपअप लोन दें। सरकार ने एक फंड बनाया, स्वामी फंड, जिस स्वामी फंड से इसमें मदद देने की कोशिश की गई, पर ये जो खाली पड़ी भुता इमारतें ये बिकी नहीं रही, इनके लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, बैंक इनको फिनांस नहीं कर पा रहे। तो पहली हेडलाइन ध्यान रखिए ये कि अगर घर बिके, अगर इतने घर बिके नहीं तो फिर बिक क्या रहा है? ये जो बने पड़े हुए घर हैं 2014 से खाली पड़े, अगर यही नहीं बिक रहे तो फिर कौन से घर बिक रहे हैं, क्या बिक रहा है? दूसरी खबर सुर्खी है कि पिछले 1 साल में भारत में 1 करोड़ रुपए से ऊपर के घरों की मांग 70% बढ़ी। यानी 1 करोड़ रुपए से ऊपर वाले घरों की डिमांड बढ़ी और उनकी सेल भी बढ़ी, इसके आंकड़े मिल रहे हैं। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में सस्ते मकान बिल्कुल नहीं बिक रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, बजट हाउसेस की मांग में और सेल्स में लगातार गिरावट है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मकान सस्ते रहे ही नहीं, तो सस्ते मकान कैसे, वो बिकेंगे कैसे? अब जिन आंकड़ों का जिक्र हम हाउसिंग के सेक्टर में ग्रोथ के तौर पर पिछले 2 साल से सुन रहे हैं, उनकी एक वास्तविकता, उनका एक रियलिटी चेक करना जरूरी है। 1 करोड़ से ऊपर के मकानों की बिक्री, जिसमें 70% की ग्रोथ दिखाई जा रही है। आपको मालूम है पूरे साल भर में ऐसे कितने मकान भारत में बिकते हैं? केवल 1 लाख। केवल 1 लाख। 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मकानों का टोटल सेल इतने बड़े 135 करोड़ की आबादी के देश में 1 लाख है, मानी 8 से 9 हजार मकान पर महीने बिकते हैं। इनके ग्राहक आमतौर पर वो लोग होते हैं जो दूसरी तीसरी बार मकान खरीद रहे होते हैं, क्योंकि इसमें वो तो है नहीं जो किराए के मकान में रह रहे हैं और किसी 2 बेडरूम 1 BHK के किराए में रहने वाले पर्सन ने तत्काल जाकर 1 करोड़ रुपए का मकान खरीद लिया। तो ये सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस होता है, इन्वेस्टमेंट बाइंग होती है या रियल एस्टेट की वो बाइंग होती है जो आमतौर पर लोग नहीं करते। अब अर्थव्यवस्था का पहिया तेज घुमाने के लिए इन 1 लाख घरों की बिक्री से कोई फायदा नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था में माइनस की भी ग्रोथ हो जाए तब भी 1 लाख रुपए वाले मकान खरीदने वाले लोग 8-9 हजार लोग महीने में आपको मिल जाएंगे। साल के 1 लाख मकान बिकेंगे ही, क्योंकि इनकम के लेवल, हायर लेवल पे उतने लोग मौजूद हैं। हाउसिंग मार्केट में जितने मकान 1 करोड़ रुपए के पूरे साल में बिक रहे हैं, किफ़ायती मकान हर महीने उतने बिकने चाहिए। यानी 1 लाख मकान, छोटे बजट मकान हर महीने बिकें, तब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। साल में जो 1 लाख मकान आपको 1 करोड़ वाले मिलते हैं। सरकार ने इतनी रियायतें दी, लंबा कर्ज दिया, बेल आउट दिया गया, रेरा का कानून लाया गया, ये कहा गया कि रेरा का कानून लोगों को मदद करेगा मकान खरीदने में। लेकिन जिनके सर पे छत होनी चाहिए, जिनके मकान खरीदने से इकोनॉमी में रियल डिमांड आएगी, जिन लोगों को जाकर मकान खरीदने चाहिए, वो अब मकान नहीं खरीद रहे हैं। आंकड़े देखिए, 2019 से 2022 के बीच में जो किफ़ायती घर थे, जो 50 लाख रुपए से नीचे और 30-35 लाख रुपए से नीचे के मकान हैं, उनकी बिक्री में तेज गिरावट आई। 2019 में, मैं इस आंकड़ों के तौर पर बताऊं, 2,61,000 मकान बिके थे 7 शहरों में 2019 में।
जो टोटल मकान बिके थे, इसमें जो अफोर्डेबल हाउसेस थे, जो बजट हाउसेस थे, जो मकान थे जो सपनों के घर लोगों के होते मध्यम वर्ग के, उनकी हिस्सेदारी 38% थी। 2022 में जितने भी टोटल मकान भारत में बिके उनमें किफ़ायती मकानों की हिस्सेदारी घट के 26% रह गई। यानी जितने मकान बिक रहे थे उसमें केवल 26% मकान थे, 38% 2019 में कोविड से पहले बिक रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग के। अब इसके बाद इससे ये स्पष्ट होता है, दिखता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जिन मकानों की डिमांड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनमें सेल ही नहीं है। तो वो ये पहिया 1 करोड़ के मकानों वाला पहिया नहीं है विपुल, ये पहिया इन सस्ते मकानों का पहिया है। तो सर ये क्या ये मान के चलेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग ही वो पहिया है जो कि इकोनॉमी में की ग्रोथ को रफ्तार दे सकता है, मजबूती दे सकता है? यकीनन। और एनरॉक की रिपोर्ट में ये डेटा भी दिया गया इसका। एनरॉक ने बताया कि जैसे जैसे भारत में आम लोगों की मकान खरीदने की क्षमताएं कम होती गई, सस्ते मकान का बिकना कम हो गए, बिल्डर्स ने अपने आपूर्ति भी सप्लाई का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। पिछले साल जो ताज़ा आंकड़े हमारे पास हैं, एक साल में 2018 में भारत में करीब 1,95,300 नए हाउसिंग यूनिट्स बिक्री के लिए आए थे। इनमें अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 40% थी 1,95,000। लेकिन अब ये आंकड़ा देखिए आप, ये आंकड़ा बताता है 2022 में किफ़ायती मकानों की बिक्री में की सप्लाई में हिस्सा 20% रह गया। 1,95,000 में से 40% मकान ऐसे थे जो बजट आम लोगों के लिए बनते थे, 2022 में केवल 20% बचे। यानी जो जितने मकान बन रहे हैं वो सारे मकान 1 करोड़ से ऊपर या हायर या ऊंचे आय वर्ग के हैं। मुंबई MMR जिसको हम कहते हैं, NCR राजधानी क्षेत्र, जो राष्ट्रीय राजधानी है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे में पिछले 3-4 साल में, कोविड के 3 साल जोड़ने और उससे पहले से किफ़ायती मकानों का निर्माण कम होता चला गया, बजट हाउसिंग का। जबकि हम सरकार के भाषणों में अफोर्डेबल हाउसिंग को मंत्र की तरह सुनते चले आए। हर नीति अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़नी चाहिए, भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रियायतें दी जानी चाहिए। अब एक कैसी अजीब सी असंगति है कि सरकार ये कह रही कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और जो बिल्डर है वो अफोर्डेबल हाउसिंग बना ही नहीं रहा, वो कम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं दिखती है। साल दर साल ये बताते हैं कि इनकी मांग टूटती चली गई। अब यहाँ वापस फिर हम लीमर पे आते हैं। एडवर्ड लीमर ये बात कहते थे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में हाउसिंग की, मकानों की मांग बढ़ने के 2 ही कारक होते हैं। 2 ही वजह से हाउसिंग की मांग बढ़ती है और बहुत बेसिक कारक है, इसके लिए कोई अर्थशास्त्री होने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी सामान्य समझ से इस बात को समझ सकते हैं कि या तो लोगों की इनकम बढ़े या मकानों की कीमत घटे। 2 ही तरह से डिमांड बढ़ती है। या तो मकानों के लोगों की आय बढ़ती चली जाए, जितनी वो की इनकम कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वो छोटे से बड़े और उससे और बड़े बेहतर मकान में जाते, या फिर मकानों की कीमत में तेज़ गिरावट आ जाए जिससे कि उनकी जेब में बजट में वो मकान आ जाए। भारत जैसे देश में एक तीसरा कारक और काम करता है, वो थर्ड फैक्टर है इंटरेस्ट रेट होम लोन की, क्योंकि भारत के अधिकांश होम मॉर्गेज हैं। जैसा अमेरिका की स्थिति, अमेरिका में मॉर्गेज रेट्स बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, या तो लोगों की इनकम बढ़े, या मकानों की कीमत घटे, या ब्याज दरें हों सहनीय, जिन ब्याज दरों पर लोग कर्ज लेकर मकान खरीद सकते हैं। किफ़ायती मकान खरीदने वाला वर्ग जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण पहिया है इकोनॉमी को घुमाने वाला, वो उसके लिए पिछले 5-6 साल से इन तीनों फैक्टर्स में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तीनों ही फैक्टर्स उल्टे हुए एक साथ। किफ़ायती मकान तो किफ़ायती रहे नहीं, क्योंकि ज़मीनों की महंगाई जिस तरह से आई उसने किफ़ायती मकानों को किफ़ायती नहीं रखा। अभी क्या हो रहा है आज की परिस्थिति में, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने में इसको समझने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीन की उपलब्धता सीमित है, शहरों के आसपास ज़मीन की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब जहाँ ज़मीन सस्ती है और जहाँ किफ़ायती मकान बनाए जा सकते हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, सड़क पानी नहीं है। दिलचस्प बात है, अगर मनी 9 को आप नियमित रूप से देखते हैं तो मनी 9 में आप देखिएगा, अगले दिनों में हम आपको बताएंगे कि DDA जिसके फ्लैट्स ब्लैक होते थे उसके फ्लैट्स ही नहीं बिक रहे हैं। DDA के बने हुए फ्लैट्स लोग खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि DDA फ्लैट जिन इलाकों में बना रहा उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उनमें सुविधा नहीं है रहने के लिए। तो आमतौर पर मकान सस्ते और किफ़ायती मकान जिन इलाकों में बन रहे हैं उन इलाकों में लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो दूर हैं। और जिन इलाकों में उन्हें रहने के लिए मकान चाहिए, वहाँ ज़मीनें इतनी महंगी हैं कि वो मकान किफ़ायती हो ही नहीं सकता बिल्डर के बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ लैंड प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब खरीदार वहाँ शिफ्ट ही नहीं होते, जाते ही नहीं हैं।
दिल्ली जैसे बाजारों में बहुत बेहतर बुनियादी ढांचे वाले जो हिस्से हैं, जो हिस्से पहले विकसित हुए थे, वहाँ पर नए मकानों की, पुराने छोड़ दें, नए मकानों में किफ़ायती मकानों की कीमत 50 लाख से ऊपर निकल गई 50 से 60 लाख से ऊपर निकल गई। जबकि किफ़ायती मकान जिसको आप कहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसको आप कहते हैं, उसमें तो बाजार को 20 से 25-30 लाख रुपए का मकान चाहिए, और वो भी चाहिए वर्क स्पेस के आसपास, जिस एरिया के आसपास वो काम कर रहा है। इसके ज़मीन की महंगाई के अलावा बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई, टैक्स, लेबर चार्जेस, इन सब ने क्या नतीजा किया कि बिल्डर्स ने अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दिया। इसलिए जो आंकड़ा आपको हमने दिखाया कि भारत में लगातार अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार इतना जोर दे रही, बराबर बातें कही जाने पर बिल्डर नहीं बनाने को तैयार हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में उनका कोई मार्जिन नहीं है। इससे बेहतर यह है कि वो 10 फ्लैट बनाए, साल में 20 फ्लैट बनाए और 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट बनाए। इसके अलावा बजाय कि वो 300 फ्लैट बनाए और 50 लाख 25 लाख के फ्लैट बनाए, तो उनका कोई मार्जिन नहीं। तो इसलिए वो प्रीमियम हाउसिंग की तरफ बढ़ने लगे, प्रीमियम हाउसिंग को बेचने की कोशिश करने लगे। तो पहला फैक्टर तो ये था जी। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे जाना है, क्या जो महंगा कर्ज है उससे भी किफ़ायती मांगों की जो डिमांड है उसमें कमज़ोर हुई है या वो टूटी है? हाँ, दूसरा वजह ये है क्योंकि अब कोविड के दौरान लोगों की इनकम टूटी, नौकरियां खत्म हुई, सैलरीज कट हुई। इसके कारण मकान खरीदने की उनकी क्षमताएं और सीमित हो गई, क्योंकि इनकम नहीं थी। और जिस तरीके की क्राइसिस लोगों ने 2 साल देखी, उसके बाद उनको लगा कि मकान खरीदने में निवेश करना संभव नहीं है। इसलिए आप देखिए कि कोविड के दौरान किराए की दरों में शहरों में कमी आई थी, और अब पिछले 1 साल के भीतर शहरों के किराए फिर काफ़ी ऊंचाई पर बढ़ गए, क्योंकि जो बायर था वो वापस किराए के मकान में आया और किराए में बढ़ोतरी हुई। अब कोविड के दौरान होम लोन, उस पर ब्याज दरें करीब 7% के आसपास थी, सस्ता था ब्याज दर, जो पिछले मई साल से, जब से हम भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, 10% के आसपास पहुंच गई। अब आम आदमी होम लोन के लिए, प्रॉपर्टी महंगी, एक तो मकान महंगा और दूसरा उस इनकम कम और तीसरा ब्याज दर ऊंची, तीनों ही फैक्टर के कारण मकान खरीदने के लिए जो बजट हाउसिंग थी, अफोर्डेबल हाउसिंग थी, उसकी डिमांड खत्म हो गई। ये विषय से समझें कि हमने एक हिसाब लगाया, हिसाब से समझें कि अगर 50 लाख रुपए का आपको मकान खरीदना है एक, और उस पर 20% डाउन पेमेंट आपको अपने पास से करना, 50 लाख रुपए का मकान खरीदने के लिए 20% पैसा आपको देना है, 80% यानी करीब 40% का आपको बैंक फाइनेंस लेना है, तो 40 लाख रुपए 20 साल की अवधि के लोन लेने के लिए 7% की ब्याज दर के हिसाब से कोविड से पहले जो ईएमआई बनती थी वो 31,000 रुपये होती थी। आज की तारीख में ब्याज दर 10% है, ईएमआई बन रही है 38,000 रुपये, 38,601 रुपये की, यानी हर महीने ईएमआई में 7,500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई। इतनी तो इनकम नहीं बढ़ी जितनी ईएमआई बढ़ गई, किसी भी पर्सन की मंथली इनकम इतनी नहीं बढ़ी। इसका नतीजा ये है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा हिस्सा था, किफ़ायती मकानों का पूरा जो हिस्सा था, जहां से दरअसल रियल एस्टेट को भारत की अर्थव्यवस्था में विकास का इंजन बनना था, वो इंजन नहीं चल पाया। और इसलिए हमें दिख रहा है कि भारत की ग्रोथ के पांव में ये सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है जो बधा हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ समझना चाह रहा सर, भारत की जो टोटल जीडीपी है उसमें हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की ताकत कितनी है, कितनी हिस्सेदारी है कि पूरी जीडीपी को वो मूव कर सकती है? हाँ, अब यहाँ में हमको लीमर की बात फिर याद आती है। लीमर ये कहते थे कि हाउसिंग की मांग अन्य उद्योगों से निकलती है, बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ से निकलती है। यानी अगर बाकी कारोबार ठीक चल रहे होंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो मकानों की बिक्री बढ़ेगी। किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में अगर बाकी चीज़ें तेज़ी से चल रही होती और ये मकानों की चाहे खरीदने के तौर पर माने या किराए के तौर पर माने, आपको भारत के कई ऐसे इलाके दिखाई देंगे जो कभी बहुत अच्छे आबादी से भरे हुए थे, किराए बेहतर थे, अब वो खाली हो गए तो वहाँ किराए ख़त्म हो गए। तो हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जो बाकी इकोनॉमी की ग्रोथ से सपोर्ट लेकर चलता है और बाद में उसे सपोर्ट करता है ग्रोथ में, जो हमने पीछे बताया था। लोगों को रोजगार मिलेंगे तो मकान की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि हाउसिंग परिवारों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसे ही लोगों के ज़िंदगी के स्तर बेहतर होते हैं, उनको इनकम मिलना शुरू होती, ब्याज दरें सस्ती होती, तो पहली चीज़ कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में हाउस खरीदता है, मकान खरीदता है। वो एक किस्म का एसेट भी है जिसको लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कीमतों में कमी है। अगर मान लीजिए इनकम नहीं भी बढ़ी और प्राइसेस कम हो जाए, टूट जाए 20% 25%, तो भी लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके इनकम के बजट में आ गए। अब
जब एक बार मकान बिकते हैं तो उसके साथ बहुत सारे उद्योग चलते हैं और इससे एक सुचक्र बनता है जिसको कि हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट को या हाउसिंग को किसी भी इकोनॉमी में वर्चुअस साइकिल मेकर कहा जाता है। इसके साथ एक वर्चुअस साइकिल बनता है। 2016 तक माने आप 2015-16 तक भारत की अर्थव्यवस्था में यही सुचक्र था, यही वर्चुअस साइकिल था। मकान बिकते थे, मकान के साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिकते थे, कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ एक एरिया डेवलप होता था, उस एरिया के आसपास सर्विसेज क्रिएट होती थी, सर्विसेज के आसपास रिटेल बनता था, रिटेल के आसपास एक छोटी छोटी इकोनॉमीज बन जाती थी। दिल्ली में जो लोग या मुंबई में जो लोग पिछले 20-25 साल से रह रहे हैं, उन्होंने अपने आसपास ऐसी छोटी छोटी इकोनॉमीज बनते देखी हैं अपनी आंखों के सामने। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हाउसिंग के आसपास मार्केट, उसके आसपास कंजम्पशन, उसके आसपास सर्विसेज, वहाँ बैंक्स और सारी सुविधाएं, और एक इलाका स्वयं में इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के तौर पर सामने आया। आज जो बात विपुल आपने पूछी हुई है, समझना ज़रूरी है कि भारत, आपके दिमाग में भी सवाल होगा, बहुत सारे लोगों से हम चर्चा करते हैं तो उनके दिमाग में सवाल आता है कि भारत में मकान खरीदने की क्षमता तो बहुत कम लोगों में है। अभी की परिस्थिति में भी बहुत कम लोग मकान खरीद सकते हैं। इसके बाद भी ये हाउसिंग का, रियल एस्टेट का बाजार इतना वैल्यूएबल क्यों है, इतना कीमती क्यों है? इसके लिए मैं आपको बहुत ज़रूरी आंकड़ा बताते हैं जो समझना ज़रूरी है, जिससे हमें समझ में आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कृपा कहाँ अटकी हुई है, पत्थर कहाँ है, इसके पैर में कहाँ बंधा हुआ है। भारत के जीडीपी में हाउसिंग का हिस्सा 7% है और ये दुनिया भर में, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज में, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हाउसिंग का हिस्सा जीडीपी में जितना, उससे 3% ज़्यादा है। अच्छा। इंडिया की इकोनॉमी के टोटल जीडीपी में ये आंकड़ा देखें तो आपको दिखाई देगा, इंडिया की इकोनॉमी में हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन 7% है, दुनिया में 6% है, अमेरिका में 4% है, चाइना में 5% है, जापान में 3% है। अमेरिका से ये 3% ज़्यादा है। जबकि चीन और अमेरिका में भी इतना बड़ा हिस्सा हाउसिंग नहीं रखता जीडीपी में जितना हिस्सा भारत में जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी दिखाई देती है। एक और आंकड़ा देखिए, वो भी महत्वपूर्ण है। मोतीलाल ओसवाल ने एक अध्ययन किया जिसने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन का हिस्सा 15% है। हाउसिंग 7% जीडीपी में, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा 15% है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लेवल है कंस्ट्रक्शन का इकोनॉमी के तौर पर। मतलब अगर आप इसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश, चीन को हटा दीजिए, चीन की इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, लेकिन चीन को अगर आप अलग कर दें तो बाकी देशों की अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन जितना योगदान देता है उसमें यूरोप के देशों से भी भारत की अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन में उसका योगदान ज़्यादा है। और यही वजह है कि जैसे ही भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग या किफ़ायती मकानों की और बजट मकानों की मांग टूटी, पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया धंस गया। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करने वाला सेक्टर था और जहां से आपको कैस्केडिंग इफेक्ट मिलता है, जहां से आपको चक्रीय मांग मिलना शुरू होती, वो हिस्सा बंद होने के कारण मार्केट में डिमांड कम हो गई। एक तरह आपसे जानना चाहेंगे, पूरी कहानी समझ में आ गई कितना योगदान है, लेकिन सवाल तो अभी वही खड़ा हुआ है कि आखिर में जो मकान बिके नहीं वो बिकेंगे कैसे? हाँ, तो अब सरकार को पता है, कि सरकार को अच्छी तरह से पता है इकोनॉमी क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं, उनको पता है कि जब तक मकान नहीं बिकेंगे इकोनॉमी की मशीन चलना नहीं शुरू। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बाकी चारों तरफ से बात कर लीजिए, पर वो जो छोटी सी आप बाहर से किसी पहिए को घुमाते रहें, जितनी ताकत लगाएंगे उतना वो घूमता रहेगा, पर जो अंदर वाला मेन गियर है वो जब घूमना शुरू होगा तो सब अपने आप घूमना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो भीतर वाला पहिया जब तक नहीं चलेगा तब तक डिमांड नहीं आएगी। अब 6 लाख करीब जो 6 लाख मकान फंसे हुए हैं, उनकी बिक्री के लिए फंड देने की कोशिश की जा रही, तमाम तरीके के कवायद किए जा रहे हैं, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। हम ये बात 2014 से देख रहे हैं फंसे हुए मकानों के लिए। अब है क्या कि इन मकानों को बेचने के लिए इनकी कीमत कम करनी होगी। बनाने वाले बिल्डर्स चूँकि डिफ़ॉल्ट हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं, तो इसका प्राइस कम नहीं करना चाहते, क्योंकि फ़िलहाल मकानों की में डिमांड लाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए कीमतें कम करना, क्योंकि कमाई तो आप चुटकियों में नहीं बढ़ा सकते लोगों की, उनकी इनकम में तो तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो अगर उन्हें सस्ते मकान उपलब्ध कराने हैं तो वास्तव में उन्हें सस्ता करना होगा, उन्हें अफोर्डेबल बनाना होगा। और अफोर्डेबिलिटी केवल अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि शहर से 40 किलोमीटर दूर आपने एक सस्ता मकान बनाकर उनको दे दिया। अफोर्डेबिलिटी उनको उन जगहों पर मिले जहाँ पर उनको सस्ता मकान मिलकर के उनका जो वर्क स्पेस है, जहाँ वो काम कर रहे हैं, उसके आसपास काम हो सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही मकानों की कीमतें गिरना शुरू होंगी, बैंक भी गिरेंगे, क्योंकि बैंकों ने जिस कीमत पर इन्वेस्टमेंट किया था तब का वैल्यूएशन दूसरा था, तो बैंकों में क्राइसिस आएगा। इसीलिए जब रियल एस्टेट मार्केट में गिरावट आती है तो बैंक डूबता है।
पूरी दुनिया में होता है रियल एस्टेट मार्केट जैसे, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे वो खरीदता और वैल्यूएशन उससे नीचे जाता तो बैंक को, क्योंकि वो मॉर्टगेज एसेट है तो उस एसेट की कीमत गिरने के कारण बैंकों को भी नुकसान होता है। और यह जो 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है इन फंसी हुई इमारतों में है, जो 6 लाख के आसपास इमारतें हैं, ये तो कर्ज बैंकों का ही है, बैंकों का इसमें पैसा फंसा हुआ है। इसीलिए सरकार बैंकों से बार बार कोशिश कर रही है कि उनको लोन दिलाया जा सके। तो अब ये पहेली नहीं सुलझ पाई, सरकार इस पहेली का कोई समाधान नहीं निकाल पाई। अब इसमें किसी न किसी को तो नुकसान उठाना पड़ेगा, या तो बैंक को नुकसान उठाना पड़ेगा या बिल्डर को नुकसान उठाना पड़ेगा, तब जाके कीमत कम होगी, इनकी मकानों की नीचे आएगी और तब शायद डिमांड बननी शुरू होगी। नहीं तो फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में बाकी सेक्टर अच्छा काम करें, लोगों की इनकम बढ़ना शुरू हो, और उसके बाद जो व्यक्ति 2018 में 30 लाख रुपए का मकान खरीदने के का सपना रखता था, उसके सपने का मकान अब 50 लाख रुपए 55 लाख रुपए का हो गया, तो उसे उस 55 लाख रुपए के मकान को अफोर्ड करने लायक क्षमता उसमें आ जाए। भारत ऐसा सारे लोग मान रहे हैं कि भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग का बाजार अफोर्डेबल होने के बाद ही कम बिके खड़ा होगा, यानी जब कीमतें टूटेंगी तब ये बाजार खड़ा होगा, यानी प्राइसेस कम होंगे तब ये बाजार खड़ा होगा। तो कोई ना कोई तो कुर्बानी देगा, वो कुर्बानी अभी देने की तैयारी अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई दे रही। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम वापस उस बात पर आते हैं कि ये वो छोटा गियर है जो सबसे पावरफुल गियर है, 7% जीडीपी में उसका हिस्सा है। और अगर ये गियर धीमा चलता रहा, अगर हाउसिंग बिकना नहीं शुरू हुई, तो बाकी अर्थव्यवस्था में जो आपको विकास दर दिखाई देगी ना, उसमें वो रफ्तार नहीं आएगी। और जैसे ही भारत में रियल एस्टेट या हाउसिंग की ग्रोथ तेजी से शुरू हुई, लोगों ने मकान खरीदने शुरू किए, भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर वही 8%, 7.5-8% की विकास दर मिलने लगेगी। तो कहानी शुरू हुई थी आयुष की और बात पहुंचती गई कि कैसे एक छोटा सा पहिया पूरी अर्थव्यवस्था को, रियल एस्टेट सेक्टर एक तरीके से घुमा रहा है, और जब तक यहाँ रिकवरी नहीं आती है तब तक अर्थव्यवस्था में दोबारा 8%, 9% की तेज़ी आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो अर्थात को तो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक जो है वो अभी हमारा खास कार्यक्रम जारी है। सर, इनकम वाली बात में आज क्या कुछ खास लेकर के आए हैं आप? इनकम वाली के हिस्से में इकोनॉमिकम में हम आपको नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस हफ्ते आपके लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद भारत में आईपीओ मार्केट में काफ़ी सक्रियता दिखाई दे रही है, कई सारे आईपीओ आ रहे हैं, और मनी9 अपने ऐप पर और अपने यूट्यूब पर आईपीओ के बारे में विशेष जानकारियां लेकर आया। एक स्पेशल शो है जिसका नाम है वह क्या आईपीओ है। आप आईपीओ के बारे में और सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, आप भी उनमें शामिल होइए, उस शो में ज्वाइन करिए। विपुल सिंह उस शो को होस्ट करते हैं। वहाँ आने वाले आईपीओ के बारे में अपने सवाल पूछिए और उन चेतावनियों को भी सुनिए जो आपके लिए जानना जरूरी है। किस आईपीओ में नुकसान क्यों हो सकता है, ये भी जानिए कि किसी आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के बाद उसमें गिरावट क्यों आती है। आईपीओ को लेकर आपके जो भी सवाल है, इस विशेष शो में वहाँ के आईपीओ में आपके सवालों के सारे जवाब मिलेंगे। और इस बीच तमाम सारे दर्शक भी हैं सर जिन्होंने अपने प्रश्न भेजे हैं, तो सारे प्रश्नों को तो लेना संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ एक प्रश्नों को हम लेते हैं। आदित्य ने सवाल भेजा है सर आपके लिए, और कह रहे हैं कि भारत में भी यूरेनियम के भंडार बने हुए हैं और भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्या सफल हो पाएगा, वो ये जानना चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा है आदित्य भारत की टोटल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी का। जब भारत ने नाभिकीय संधि की थी पिछली सरकार के दौर में, मोदी सरकार से पहले की सरकार के दौर में, तो उम्मीद ये भी थी कि शायद वो उससे भारत में निवेश आएगा, लेकिन वो संधि बहुत ज़्यादा निवेश लेकर नहीं आई। और न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अभी भारत की तैयारियों में थोड़ी तेज़ी और रफ्तार आने की ज़रूरत है। बहुत सारी मुश्किलें हैं न्यूक्लियर ईंधन को हासिल करने के लिए सिक्योरिटी के और सेफ्टी के बहुत सारे कंसर्न हैं। लेकिन ये बात सही है कि न्यूक्लियर एनर्जी फ़िलहाल कार्बन सेफ है और उससे बनने वाली बिजली सुरक्षित भी है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित भी है। लेकिन फ़िलहाल हमने पिछले 7-8 सालों में न्यूक्लियर एनर्जी और बिजली को लेकर कोई बहुत बड़ी पहल सरकार की तरफ से नहीं देखी है। चलिए अगला दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विष्णु जी ने हमें प्रश्न भेजा है और कह रहे हैं कि क्या सरकारें खाद्य महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर सकती हैं ताकि लागत कम हो सके और उपभोक्ताओं पर बोझ भी ज़्यादा ना पड़े। सर, ये तो बहुत लोग कह रहे हैं कि सस्ता तेल आप खरीद रहे हैं लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं मिल रहा है। यही इनका सवाल है कि फूड इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम? अब तो संभावना कमी दिखाई देती है, क्योंकि जब सस्ता था तब सस्ता था, अब तो फिर 78-79 के आसपास ब्रेंट की कीमत जाना शुरू हो गई है। सरकार को रूस से सस्ता कच्चा तेल मिला था, अब वो पाइपलाइन भी, वो टैप भी बंद हो रहा है क्योंकि रूस भी अपने प्राइस बढ़ा रहा है। तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने का एक
की एक संभावना बनती दिखाई दी थी जब रूस से सस्ता कच्चा तेल आ रहा था और करीब करीब दिसंबर के बाद से कच्चे तेल की कीमतें $80 के नीचे के स्तर पर थीं। पर सरकार ने उस समय तेल कंपनियों के घाटे भी पूरे हुए थे, पर सरकार ने उस समय कीमतों में कमी नहीं रखी। अब तो साइकिल, अगर चीन की अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी दिखाई दी तो ओपेक देश और ज़्यादा उत्पादन में कटौती करेंगे। फिलहाल तो कच्चे तेल की कीमत ऊपर की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार कोई रियायत देगी थोड़ा सा अभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कुछ दर्शकों की भी टिप्पणियां आई हैं, कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते के किस्तों का सिक्का नहीं आया था, इस हफ्ते आ पाएगा, तो दर्शकों को जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? तैयार हो गया? हाँ, किस्तों का सिक्का तैयार है, लेकिन किस्तों का सिक्का एक नए फॉर्मेट में आपके पास आएगा और अगले ही हफ्तों में हम उसे नए सिरे से लॉन्च करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय चलते हुए हो गया तो हमारी टीम की राय थी कि उसे बदला जाए, उसमें कुछ नए प्रयोग किए जाए, कुछ चीज़ें लाई जाए। हम विषय आपके सामने नहीं खोलेंगे, पर आप इंतजार करिए, अपने नए स्वरूप में किस्तों का सिक्का तैयार हो रहा है और हम अगले इकोनॉमिका में उसका विषय भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस्तों का सिक्का आपको मनी9 के सुपर ऐप पर कब मिलेगा। तो नए कलेवर, नए तेवर के साथ, नए रंग के साथ और नए फॉर्मेट के साथ किस्तों के सिक्के तैयार हो रहा है। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा और जल्द आपके सामने होगा। सर, तमाम दर्शक इंतज़ार करते हैं कार्यक्रम के इस अंतिम हिस्से का, जहाँ पे वो समझना चाहते हैं कि कौन सी वेब सीरीज़ देखी जाए, किस तरह की किताबें पढ़ी जाए, कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, किताबें, वेब सीरीज़ हम आपके लिए रिकमेंड करते हैं। एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर, एक दिलचस्प सी फ्यूजिटिव कहानी है, क्यूरियस केस ऑफ कार्लोस गाशन। ये एक बड़ा उद्योगपति था, बिजनेस मुगल था और उसने अपने कामों से वो एक बिजनेस मुगल से अंतर्राष्ट्रीय रूप में कुख्यात हो गया। हम आपको स्पॉइलर नहीं देंगे, पर फ्यूजिटिव स्टोरीज़ अगर आप देखने के शौकीन हैं और जानना चाहते हैं कि बड़े व्यापारी या बड़े उद्योगपति किस तरह से फ्यूजिटिव में बदल जाते हैं, तो इसको देखना ना भूलिए। 2022 में ये डॉक्यूमेंट्री आई थी, देखने लायक डॉक्यूमेंट्री है, इसे ज़रूर देखें। तो इसे आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, ऐसा अंशुमान जी बता रहे हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितना अच्छा अर्थात समझाने के लिए, रियल एस्टेट की क्या महत्ता है हमारे देश में, वो बताने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आज के इकोनॉमिकम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी9 को छोड़ करके कहीं नहीं जाइए, मनी9 में बने रहिए। आपकी जेब से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें यहाँ पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।